आज हम बात करने वाले हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसका कि संविधान में के 15वें भाग में प्रोविज़न है और इसे संबंधित आर्टिकल 324 से 329 तक का दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम ये कहें कि बिहार में जो होने वाला चुनाव है, अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है, अगर वो चुनाव घर बैठे ही अगर हम लोग मतदान करना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा। तो ये सब आखिर संभव कैसे होता है। तो हमारा जो भारत का चुनाव आयोग है वो क्या करता है कि बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल दिनों दिन करते जा रहा है। जैसे पहले बैलेट बॉक्स में चुनाव होता था, एक एक में ठप्पा लगता था, फिर अलग सेपरेट किया जाता था, फिर गिनती होता था। उससे हम लोग बच के अब कहाँ आ गए, ईवीएम के युग में। फिर अभी वीवीपैट आ गया है ना, कि हर वोटर का पर्ची वो वेरीफाइड करके निकलता है कि हमने किसको वोट दिया नहीं दिया। तो ये भी संभव है ना। जैसे निकाला जा रहा है कि आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड के थ्रू आपके पास एक वो ओटीपी आएगा और उसके थ्रू आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। आप देख रहे हैं एंडेवर फॉर यू, और हम आज जो इलेक्शन से संबंधित बहुत सारे तरह के वर्ड हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम उसके लिए कीवर्ड कुछ रखे हैं, जैसे वीवीपैट है, आरओ है, डीओ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन जिसको परिसीमन आयोग बोलते हैं। फिर ये हमारा जो फिर ये जो बैलेट पेपर होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद चुनाव में जो ऑब्जर्वर होता है वो है। फिर एडल्ट सफरेज क्या होता है, जो हम लोग आर्टिकल 326 के तहत जो हम लोग वोट देते हैं उसको एडल्ट सफरेज, जिसको वयस्क मताधिकार बोलते हैं। फिर सीईओ क्या होता है, डीईओ क्या होता है, ईआरओ क्या होता है, सिंबल कैसे मिलता है, ई विजिलैब क्या होता है, नोटा क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन तीन तरह का होता है वो क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्टर, तीन तरह के चुनने वाले होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में क्या अंतर है। फिर हम लोग प्रोविजन, संविधान में जो जो प्रोविज़न है उस पर बात करेंगे। उसके बाद चुनाव सुधार से संबंधित कुछ कमेटियां हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद क्लासिफाइड सर्विस वोटर ये क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग कुछ कुछ हॉट एमसीक्यू पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे करके देखते हैं। अगर आप कोई कमीशंस का एग्ज़ाम या किसी भी अन्य तरह के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं और आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए, पूरा चुनाव आयोग, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रोविजंस सब के बारे में, चुनाव क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करते हैं, वीवीपैट क्या होता है, हम ये क्लासिफाइड वोटर सर्विस क्या होता है, तीन तरह का चुनाव, ये सब। तो चलिए हम एक एक करके देखो। मुख्य चुनाव आयुक्त, 13 चुनाव आयुक्तों का नाम, 2 अन्य आयुक्त। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही आर्टिकल 324 का वर्णन होता है तो 324 में ही चुनाव आयोग का वर्णन है। तो इसमें देखिए सबसे मेन काम क्या है, चुनाव आयोग का अधीक्षण जिसको सुपरिटेंडेंस बोलते हैं। उसके बाद है निर्देशन, चुनाव का डायरेक्शन करना और कंट्रोल। जैसे आप सुने होंगे कि हाई कोर्ट का जो सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल का पावर होता है वो पूरे जो लोअर कोर्ट्स है उसमें आर्टिकल 235 के तहत वो सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल का पावर है कि लोअर कोर्ट में क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी, ये सब कैसे होता है उसी तरह से। फिर एक और देख सकते हैं कि जैसे ज़िले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनके अंतर्गत सारा जिला के पुलिस का सारा सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होता है। तो उसी तरह से पूरा हमारे देश का ये जो तीन चीज़ है कि सुपरिटेंडेंस करना पूरे देश में, है ना, पूरे देश के चुनाव का, फिर उसमें डायरेक्शन देना। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे जैसे ही चुनाव आयोग कल का चुनाव बिहार में घोषणा हो जाए तो चुनाव घोषणा की तिथि से लेके टिल कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, जिसको हम लोग आदर्श आचार संहिता कहते हैं। फिर है पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसका कंट्रोल, ये भी इन्हीं के हाथ में होता है, वो चुनाव आयोग ही करते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति महोदय का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसको हम लोग निर्वाचक मंडल बोलते हैं, उसका भी निर्माण, उसका भी प्रिपरेशन निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है। और जो आम जनता का जो इलेक्टोरल रोल बनता है, जिसको निर्वाचक नामावली बोलते हैं, उसको इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, अब आपके सामने आप ये देख सक रहे हैं कि हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, उनका वो नियुक्ति कौन करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं, और जो रीजनल कमिश्नर्स वगैरह भी कुछ कभी अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे देश में जो संविधान बना था, तो उसमें एक ही चुनाव आयुक्त का जिक्र था। और जब 1989 में जब इलेक्शन कमीशनर अमेंडमेंट एक्ट 1989 जब पास हुआ, तो ये मल्टी मेंबर हुआ। उसके पहले का वजह ये आप देख सकते हैं कि हमारे देश में पहले मतदान करने का आयु पहले 21 साल था, कि 21 साल का कोई लोग होगा तभी मतदान कर सकता है। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित हुआ 1988 में, तो इसमें मतदान करने की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर जनवरी महीने में जिस साल चुनाव होना है, निर्वाचन इलेक्टोरल रोल बनेगा, उसमें जनवरी महीने में अगर आपकी आयु 18 साल हो गई, 18 साल या उससे अधिक, तो आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज आप करा सकते हैं फॉर्म 6 दाखिल करके। तो ये काम है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास। फिर जब ये 61वां संविधान संशोधन आया, तो फिर वहाँ ये तर्क दिया गया कि अब मतदान की आयु को घटा दिया गया, तो अब क्या होगा, मतदाताओं की संख्या हमारे देश में बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो काम बढ़ जाएगा। तो फलस्वरूप क्या है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए। तो उस समय क्या हो गया कि इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, और ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। फिर तो उसमें क्या हुआ मल्टी मेंबर में, कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। और इसका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि इसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में अवस्थित है। फिर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1989 को, 16 अक्टूबर 1989 से लेके 1 जनवरी 1990 तक, फिर इसको ये थ्री मेंबर बॉडी रहा 1990 तक। उसके बाद 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक फिर इसको सिंगल मेंबर कर दिया गया। मतलब जो 3 निर्वाचन आयुक्त तो होते थे, इंक्लूडिंग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसके पद को फिर 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को उस समय अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। सिर्फ एक ही निर्वाचन आयुक्त 1993 तक, 30 सितंबर 1993 तक काम करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1993 से लेके अब तक ये हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 3 मेंबर, जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, कि 1 अक्टूबर 1993 से लेके अब तक ये 3 ही निर्वाचन आयुक्त हमारे देश में हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो फिर वो सिस्टम अभी तक हमारे देश में अभी तक चल ही रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्शन होता है हमारे देश में, तो इलेक्शन किसका किसका होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश में प्रेसिडेंट महोदय का, वाइस प्रेसिडेंट का, जो लोकसभा के सदस्य हैं इंक्लूडिंग राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इंक्लूडिंग एमएलसी, जैसे जहाँ जहाँ राज्य में विधान सभा के अलावा विधान परिषद भी हैं, उसका भी चुनाव, मतलब कहने का मतलब इतने सारे चुनाव हमारे देश के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। साथ साथ में हम लोग कुछ फैक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं कि हमारा जो देश का इलेक्शन कमीशन है, वो एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो देश में और प्रदेश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है।
फिर आगे हम देखते हैं कि इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और हम लोग अपने देश में 25 जनवरी को ही, जिस दिन इसका स्थापना हुआ था, है ना, उसी 25 जनवरी को ही हम लोग मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फैक्ट पे चर्चा हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे देश में जो चुनाव आयोग हैं, ये चुनाव आयुक्त हैं, उनका ऑफिस का टर्म क्या होता है, पदावधि क्या होता है। तो इसमें दो बात पे ध्यान देना होगा कि जिस दिन उनका नियुक्ति हुआ उससे लेकर 6 साल तक, 6 साल तक ये बने रहेंगे, 6 years, 6 साल तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, बशर्ते कब तक बने रहेंगे कि अगर उनका उम्र 65 ईयर्स ना हो जाए। तो अगर नियुक्ति आज हुई तो इससे 6 साल, अगले 6 साल तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन अगर इसी बीच उनकी आयु 65 ईयर्स हो गई तो वो उस पद से वैकेट, पद को उन्हें छोड़ देना पड़ेगा। मतलब चाहे 6 साल हो जाए नियुक्ति की तारीख से उनका पदावधि, या उनका उम्र 65 हो जाए, इसमें से इन दोनों में से जो पहले हो, है ना, उसके आधार पर उनको पद वैकेट करना होगा, पद छोड़ना होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटाने का क्या विधि है। तो सबसे पहला बात कि इन्हें हटाने के लिए हम लोग महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। जो हम लोग जैसे राष्ट्रपति के हटाने में महाभियोग शब्द का यूज करते हैं, तो इनके लिए महाभियोग शब्द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग वर्ड लगाते हैं रिमूवल, जिसको बोलते हैं हटाया जाना। तो इनको कैसे हटाया जाएगा, तो इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है, उसी तरह से निर्वाचन आयुक्तों इंक्लूडिंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जाता है। अब बोलिए कि इसका कारण क्या होगा, किस बेसिस पे इन्हें हटाया जाएगा। तो अगर ये प्रूफ हो जाए कि ये इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता है इनका, या कोई प्रूव हो जाए कि ये इन्होंने मिसबिहेवियर किया, तो इस आधार पर ये दोनों देखिए, अगर प्रूवन मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, इन दोनों स्थिति में इनको पद से हटाया जा सकता है। जैसे संसद द्वारा रिमूवल होता है, उसके बाद इसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, क्या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। संसद में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो इनको पद से हटाना होगा। तो ये हो गया इनको रिमूवल का तरीका। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारे देश में जो ये निर्वाचक इलेक्टोरल रोल बनता है तो उसमें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर हम लोग किसी को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं कर सकते। उसे सम्मिलित करना ही होगा कि वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है ना, वो पुरुष है, महिला है, इस आधार पर ऐसा नहीं कर सकते। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पहले आया करता था, वो आप देख रहे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एडल्ट फ्रेंचाइजी और हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार का जैसे ही चर्चा करते हैं हम, तो दिमाग में आता है कि आर्टिकल 326 में इसका प्रोविज़न है। तो अब आप बोलेंगे कि ये 326 का ये हमारा क्या, ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसको हम लोग संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 326। फिर 327 में क्या है कि विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति होगी। 328 में है कि किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने के लिए उस विधानमंडल की शक्ति। इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है कि इसमें संसद का शक्ति है 327 में, और 328 में विधानमंडल का शक्ति है। फिर 329 है, ये आप देखेंगे कि जो निर्वाचन संबंधित विवाद होता है उससे संबंधित है।
जैसे इसको बोलते हैं निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है निर्वाचन संबंधी मामलों में। तो इसी आर्टिकल को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा जो परिसीमन आयोग है, जिसको हम लोग परिसीमन आयोग हिंदी में बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, उसके बारे में है कि वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलॉटमेंट ऑफ सीट टू सच कंस्टिट्यूएंसी मेड और purported to made under Article 327, 328 shall not be called in question in any court। किसी न्यायालय में उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है जो परिसीमन का कंस्टिट्यूएंसी का परिसीमन का बनता है। और इसके क्लाउज 329 के बी में है, जो संविधान के 19वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है 1966 का, कि नो इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है जो चुनाव हो उसका, एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी। ठीक है ना, बिना इलेक्शन पिटीशन का कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो अभी आपको ये ध्यान देना होगा कि आखिर इलेक्शन पिटीशन फाइल कहाँ होता है। बाकी सारे पिटीशन तो हमारे देश में कहाँ होता है कि केस का शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, लोअर कोर्ट से, जिसको निचली अदालत बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्शन पिटीशंस होता है उसका ट्रायल कोर्ट, आप ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्शन पिटीशंस जितने भी फाइल होते हैं वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय जिसका जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, क्षेत्राधिकार में, वहीं फाइल किया जाता है। तो इलेक्शन का केस कहाँ फाइल करेंगे, संबंधित उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय का वहाँ पावर क्या होगा, ट्रायल कोर्ट का पावर होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में विचारण न्यायालय का। विचारण न्यायालय का पावर होगा, विचारण करने वाला वो कोर्ट होगा, है ना। तो ट्रायल कोर्ट, ऐसे ट्रायल कोर्ट जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, लेकिन इलेक्शन पिटीशन के मामले में ट्रायल कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अब हम आगे देखते हैं। आगे ये ध्यान देने का बात है कि हम लोग सुनते हैं ना कि भारत के निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, एक स्टेट में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अपना रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में जो बनाता है उसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, SCO बोलते हैं उसको। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन इज समथिंग एल्स, ये कुछ अलग होता है। अब इन दोनों में खास क्या अंतर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग आर्टिकल 324 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें प्रोविज़न है। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न 243 आर्टिकल 243 के का 1 में दिया गया है। ठीक है। दूसरा अंतर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र कहाँ है, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 में। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन को जोड़ा गया है भारत के संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये जानते ही होंगे कि जैसे पंचायती राज का चुनाव और नगर निगम का चुनाव है ना, ये सब जोड़ा गया इस आर्टिकल से, उसी में स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑरिजिन हुआ। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका चुनाव कराते हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, MPs का, MLA MLC ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो सिर्फ लोकल बॉडीज़, पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, जिस नाम से इसे जाने, जो लोकल बॉडीज है, सिर्फ उसका गठन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो आप देख रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण अंतर है। नाम से तो देखने से लगता है सब एक ही, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्र में वो, राज्य में ये, लेकिन बोथ आर समथिंग डिफरेंट। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो सर्विस होता है, इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस रूल से गाइड होता है। ठीक है। लेकिन ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो आर्टिकल 243 के से गाइड होता है, जिसको कौन बनाता है, राज्य विधानसभा। ठीक है। और
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिमूवल कैसे होगा, हाई कोर्ट के जज के द्वारा। तो देख ली कितना महत्वपूर्ण अंतर है, देखने में सब एक जैसा लगेगा लेकिन अंतर है। अब आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसने रिकमेंडेशन किया था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, उसका नियुक्ति गवर्नर के द्वारा हो, लेकिन कैसे हो, वो एक कॉलेजियम बने, उसमें सीएम हो, है ना, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर हो, स्पीकर हो जो विधानसभा के अध्यक्ष हो, है ना, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अपोजिशन का लीडर हो वो रहे, अपोजिशन के लीडर ये बन के कॉलेजियम, और इससे उनका नियुक्ति हो। कहने का मतलब ना कि पार्शियलिटी, जो हमारा दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था वो कह रहा था कि ये ऐसा करने से इम्पार्शियलिटी आएगा, सॉरी पार्शियलिटी आएगा, इम्पार्शियलिटी रहेगा। फिर दूसरा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैकेनिज्म है उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी मैकेनिज्म होना चाहिए, उतने मशीनरी उतना पावर हो सो दैट कि स्टेट का फेयर इलेक्शन करा सके। उसी के साथ हम लोग आगे ये भी देख लेते हैं कि लॉ कमीशन का जो 255वां रिपोर्ट है रिलेटेड टू इलेक्शन रिफॉर्म्स, इसमें भी ऐसा कहा गया है कि जो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति होता है ना, उससे संबंधित है कि भाई इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जैसे लोकसभा का और राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट है वैसे होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए सो दैट कि जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है वो फ्री और फेयर हो सके। ठीक है, तो ये आपने समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत के निर्वाचन आयोग है उनका मेन फंक्शंस क्या है। तो मेन फंक्शन पे हम लोग जल्दी जल्दी शॉर्ट में, आप लोग को तो ये सब जानकारी होगा ही लेकिन एक बार ध्यान ले आते हैं कि ये जो इलेक्शन का कंडक्ट करना, जो पीरियडिक इलेक्शंस होता है उसको समय से इलेक्शन कंडक्ट करना, बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करना है। फिर क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन कौन देता है, सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसका होता है कब, जब किसी का डिसक्वालिफिकेशन, किसी संसद सदस्य या राज्य विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का बात उठता है तो वो काम किसका होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। फिर जो हम लोग आदर्श आचार संहिता का बात करते हैं तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग के ही क्षेत्राधिकार में है, वही लागू कराता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर चुनाव में एमएलए एमपी के चुनाव में कौन कितना खर्च करे, है ना, इसके सीमा का भी निर्धारण कौन करता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग। उसके बाद ये है ना प्रहरी, चुनाव आयोग क्या है, एक प्रहरी है जो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का है और डेमोक्रेसी में विश्वास पैदा करना ये भी काम है। उसके बाद फाइनेंशियल ऑडिट, सब चुनाव आयोग जितने भी पार्टियां हैं हमारे देश में सबका जो जो चुनाव लड़ता है उसका ऑडिट भी कराने का है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो परिसीमन आयोग है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 और 170 में जिक्र है। ठीक है, ये पहले क्या था कि हर सेंसस जब भी जनगणना होगा तो उस समय पार्लियामेंट, संसद के और राज्य विधानसभा के जो क्षेत्र हैं कंस्टिट्यूएंसी उसको रीड्रोन किया जाएगा। ठीक है, फिर से निर्धारण किया जाएगा कि हर कंस्टिट्यूएंसी कहाँ से कहाँ तक है चुनाव के लिए। लेकिन जैसे हम लोग के देश में जनगणना 10 साल पे होता है तो ये बोला गया कि 10 साल बाद ये परिसीमन आयोग का भी हर 10 साल बाद गठन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी जो हमारे देश में इसके पहले ना 1952 में, 1963 में और 1973 में 3 परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। हाँ, ये परिसीमन के लिए, कंस्टिट्यूएंसीज के परिसीमन के लिए। लेकिन अभी हमारे देश में ना 84th कॉन्स्टिट्यूशनल 84वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इसमें कर दिया गया कि 2026 तक का जो सीट है ना, उसका परिसीमन अभी नहीं होगा।
फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि अम, अम, जो बहुत सारे चुनाव आयोग से संबंधित कमेटियां बनी थी, भारत में चुनाव सुधार से संबंधित कौन कौन कमेटी। तो यहाँ पे हम लोग 5 कमेटी का चर्चा करते हैं। आप जल्दी जल्दी ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही कोई कोई सवाल आपसे पूछ दे रिलेटेड टू इलेक्शन, और अगर आपने इस वीडियो को एक एक बात एक एक लाइन ध्यान से सुना और समझा है, तो हम आशा करते हैं कि आपका एक भी सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। और अगर आपको रियली में ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलेंगे, इससे कि मैं आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं तारकुंडे समिति का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1974 में इसका गठन हुआ था, जयप्रकाश नारायण थे के समय में, आंदोलन के समय में। और वो रिकमेंड किया कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको 3 मेंबर बॉडी होना चाहिए। और इन्होंने ये भी सिफारिश किया था तारकुंडे कमेटी कि जो वोटिंग का एज है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताया कि एक ना वोटर काउंसिल बनाया जाए, मतदाता परिषद। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऐसे कमीशंस के एग्जाम में दे देता है ना कि तारकुंडे कमेटी का निम्नलिखित में से कौन कौन रिकमेंडेशन था, ये 4 ऑप्शन आपको, ये 4 दे दिया गया, चार चार लाइन, फिर बताया गया ए बी सही है कि बी सी सही है कि ए सी सही है कि सब सही है। तो आपको अगर एक एक स्टेप ध्यान में है तो आपसे सवाल गलत नहीं होंगे। फिर देखते हैं एक जेपी कमेटी बना था, जयप्रकाश कमेटी। ये भी 1974 में बना था। ये भी बोला कि भाई 3 मेंबर ही इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और आयु को 21 से 18 कर देना चाहिए। इनका ये भी इसी से, इनका भी ताल्लुक इसी दोनों से। ये हम सिर्फ ना जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस हैं सिर्फ उसी का चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे रिकमेंडेशन। फिर तीसरा देखते हैं, एक जीवन रेड्डी कमेटी है। जीवन रेड्डी कमेटी बड़ा महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया था कि अगर कोई आदमी किसी पार्टी के टिकट पे चुना जाता है ना, खास करके रिकॉग्नाइज पार्टी के टिकट पे, तो हाउस के डिसोल्यूशन मतलब भंग जब तक ना हो विधानसभा या लोकसभा, तब तक का उसका मेंबर उसी में हो, नहीं तो उनका रेजिग्नेशन से उनका वो सदस्यता ख़त्म हो। मतलब कहने का मतलब है ना कि उनका माने अगर जिस पार्टी से चुन के आएगा, मतलब दल बदल जो अधिनियम जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसके सपोर्ट में इनका ये पूरा उसी लाइन पे था। और दूसरा ये चाहते थे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हो। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इनका था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दिनेश गोस्वामी कमेटी, जिसका गठन 1990 में हुआ था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जैसे देखते हैं ना कि मुलायम सिंह 2 लोकसभा क्षेत्र से खड़े हो गए, कभी राहुल गांधी 2 लोकसभा क्षेत्र से खड़े हो गए, कभी कोई बीजेपी के लीडर 2 लोकसभा क्षेत्र से खड़े हो गए। तो ये क्या भाई, पूरा तो खर्चा सरकार का, मशीनरी का, जनता का। आप 2 जगह से जीत गए, एक जगह तो रिजाइन आपको करना है, 2 जगह तो आप रह नहीं सकते, आप 6 महीना के अंदर आपको वैकेट करना होगा एक सीट। तो इससे क्या हुआ, पैसे की बर्बादी, जनता के विश्वास के साथ गड़बड़ी। तो ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बताया कि पहले लोग कई जगह से खड़े होते थे, अभी तो 2 पे सिमट गया। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला कि 2 से ज़्यादा जगह में कोई आदमी चुनाव ना लड़े, 2 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया जाए और मतदान करने के आयु को भी 21 से कम किया जाए। ये जो हो गया दिनेश गोस्वामी कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण। आप ये ध्यान में रखिए कि 2 से अधिक कोई कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़े। और जो सबसे लास्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अपने समय में 1998 का बात है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बना था चुनाव सुधार के लिए। इसने रिकमेंडेशन किया कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, उस समय अगर आप
का इतिहास या पेपर या मैगजीन से आप निकाल के देखेंगे तो ये बड़ा ही विवाद का विषय था अपने समय का, कि क्या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, इससे चुनाव में धांधली बंद होगा, धनबल का जो धनबल के बदौलत लोग चुनाव जीतते हैं ये बंद होगा क्या। बहुत सारे इस तरह के सवाल उस समय चले थे, लेकिन फाइनली अभी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन नहीं हो पाया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो वो किस विधि से हो रहा है। तो अभी हम लोग सब जानते हैं कि पहले बैलेट पेपर था, उसके बदले आजकल ईवीएम से चुनाव हमारे देश में है। तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरला में हमारे देश में शुरू हुआ। लेकिन समस्या क्या हुआ कि हमारे देश में जो चुनाव कराने का जो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो बना था और जो चुनाव कराने का जो रूल हमारे देश में बना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र ही नहीं था। तो जब संविधान में जिक्र ही नहीं है, तो इस बेसिस पे ये जो ईवीएम पर जो चुनाव हुए केरला में 1982 में, उसको खारिज कर दिया गया कि भाई लॉ तो ऐसा प्रिस्क्राइब करता ही नहीं, हमारे देश में ऐसा समय वो है नहीं, कानून है नहीं, तो आप कैसे कराएंगे। तो फिर क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स है, जिसको हम लोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 बोलते हैं, उसमें ये एक प्रोविज़न जोड़ा गया कि ईवीएम से भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी 1998 से पहली बार आम सहमति बना कि ठीक है ईवीएम से चुनाव कराया जाए हमारे देश में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर दिल्ली में, इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर 2004 से 2004 का जो आम चुनाव हमारे देश में, वहाँ से ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया। अब देखते हैं कि अभी अभी बड़ा कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि जैसे कुछ विपक्षी दलों ने मांग किया था कि जैसे पहले बैलेट पेपर का काउंटिंग होता था, मतदान में बड़ा गड़बड़ी चल रहा है, तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलता है उसका भी मिलान किया जाए। तो अब सोच के देखिए कितना मुश्किल काम है कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, चुनाव नहीं जीते तो ईवीएम खराब है। ये तर्क कसौटी, इस कसौटी पे से तौल के आप देख सकते हैं कि जैसे वीवीपैट है, तो वीवीपैट से जैसे यहाँ वीवीपैट क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि वीवीपैट स्टैंड्स फॉर वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये इसलिए लाया गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए और वेरीफिएबिलिटी के लिए, कि आप वेरीफाई करें कि हमने जिसको वोट दिया एक्चुअल में उसको वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। जैसे ही आप वोट देंगे ना, उसके 7 सेकंड के अंदर, सिर्फ 7 सेकंड के अंदर एक उसमें प्रिंटेड स्लिप ऑटोमेटिकली निकलेगा और वो कट के आपके वो वीवीपैट के पास वाले जगह में आके गिर जाएगा। तो ये हुआ कि वीवीपैट आने से ये हो गया कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, वोट हमारा उसी को जा रहा है कि किसी अन्य को जा रहा है। फिर चलिए हम आगे देखते हैं, विवाद का विषय हम लोग बाद में कर लेंगे, कि हु कैन कास्ट वोट्स। तो हमारे देश में 3 तरह के इलेक्टर्स हैं, है ना, मतदाता हैं। एक है जनरल इलेक्टर, जो हमारे देश का नागरिक है और वो वोट डाल सकते हैं, बशर्ते कि वो अन्यथा इनएलिजिबल ना हो, उनको जनरल इलेक्टर कहते हैं। दूसरे टाइप के जो इलेक्टर हैं उनको बोलते हैं ओवरसीज इलेक्टर, या इनका दूसरा नाम हम लोग एनआरआई इलेक्टर भी बोलते हैं, एनआरआई इलेक्टर। ये क्या होते हैं, एनआरआई इलेक्टर उन इलेक्टर को बोलते हैं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं परंतु व्यवसाय या अन्य कारणों से दूसरे देश में जाके बसे हैं, लेकिन वहाँ का नागरिकता ग्रहण नहीं किए हैं और यहाँ वोट देने के लिए वो एलिजिबल हैं, तो उनको बोलते हैं ओवरसीज इलेक्टर। ये 3 तरह के इलेक्टर की बात हम कर रहे हैं। और तीसरा जो है सर्विस इलेक्टर। अब आप बोलेंगे कि जो 3 कैटेगरीज ऑफ वोटर्स है उसमें सर्विस इलेक्टर कौन होते हैं। सर्विस इलेक्टर उन्हें बोला जाता है जनरली जो आर्म्ड फोर्स पर्सनल हैं, है ना, जो हमारे देश के सेना में काम करते हैं, उनको बोला जाता है, जिन पे आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है, वो हमारे सर्विस इलेक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कैटेगरी ऑफ वोटर्स क्या क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो 3 तरह का ये जो
टाइप्स ऑफ इलेक्शंस 3 तरह का होता है, 3 तरह का चुनाव होता है। एक हमारा होता है देश में जनरल इलेक्शन, है ना, जैसे आम चुनाव जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि ये आम चुनाव था, आम चुनाव। तो आम चुनाव कैसे होता है, जो पीरियोडिक होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, है ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ लोकसभा विधानसभा जो आप कहें, तो उसको हम लोग आम चुनाव बोलते हैं। दूसरा होता है एक बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कब होता है, जब कोई जो विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीना के अंदर वहाँ पे बाई इलेक्शन होता है। तीसरा तरह का जो इलेक्शन है उसको हम लोग री इलेक्शन कहते हैं। अब बोलिए री इलेक्शन क्या होता है। जनरली अब ये बहुत कम सुनने को मिलता है। पहले होता ये था कि कहीं पे पोल रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, फेक वोटिंग, बहुत सारा इस तरह का ना, बहुत सारा। अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कड़ाई से जब इलेक्शन का कानून का पालन होना शुरू हुआ तो ये सारे बंद हो गए। तो अब ये होता है कि एक आध जगह कहीं पे कोई कुछ शिकायत हो तो उन जगहों पे एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल कारण से, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट जो हाई कोर्ट है अगर किसी जगह के चुनाव को वो रद्द कर दिया तो वहाँ पे री इलेक्शन का प्रोविज़न है। लेकिन आप ऐसा नहीं सुने हो, क्योंकि हाई कोर्ट में जब ट्रायल जब शुरू होता है तो ट्रायल में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है और इस वजह से जैसे ही 5 साल पहुंचने वाला होता है तो इलेक्शन का वो जो पिटीशन केस होता है वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर, जिसको हम लोग यहाँ पे CSV बोलते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर, वो क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, है ना, प्रॉक्सी वोटर के थ्रू या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करना चाहता है, लेकिन ये कौन करना चाहेगा, तो जब जब कोई व्यक्ति पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटर के तहत वोट करना चाहेगा तो उसको क्लासिफाइड सर्विस वोटर बोलेंगे। तो ये कौन होगा, ये होगा आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत जो अप्लीकेबल आर्म फोर्स का आर्म फोर्स या कोई फोर्स का सदस्य हो और वो चाहता है कि हमारा पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटर के थ्रू हम वोट करें, तो वैसे वोटर को क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहा जा सकता है। आप बहुत आसान से समझ गए होंगे, इसमें बहुत खास नहीं। अब हम लोग लास्ट सेक्शन में देखते हैं कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आशा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं वो एंजॉय कर रहे होंगे तो आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपको किस सेक्शन में क्या छूट रहा है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, 1952, सबको पता होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री सुकुमार सेन। फिर हम देखते हैं किस समिति की सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए, है ना, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होना चाहिए। तो ये कौन सा था, ये तारकुंडे समिति की सिफारिश पे हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट MCQ देखते हैं कि चुनाव की अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम था VS रमा देवी। आप लोग नाम इनका अगर GK पढ़े होंगे तो आप लोग इनका नाम जरूर सुने होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारत के चुनाव में पहली बार किस वर्ष 2 अतिरिक्त चुनाव आयोग नियुक्त किए गए। अभी हम लोग ने बात किया था 1989 में जो संशोधन हुआ था उसके उसके बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जिन्होंने नेपाल सूडान में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। उनका भी नाम सुकुमार सेन ही है ना, जो हमारे भारत के पहले चुनाव थे। मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाताओं का हमारे देश में जो मतदाताओं का पंजीकरण होता है उसकी जिम्मेवारी किसकी है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर। ठीक है, जो हमारे उसके बाद जो इंडेलिएबल इंक, जो अमिट स्याही जो हम लोग वोट देने जाते हैं आते समय अंगुली में जो मतदान का कर्मी है वहाँ पे अंगुली में हम लोग के अंगुली में घस देता है, वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली में सिल्वर नाइट्रेट होता है। उस समय क्या हुआ कि जो जिस समय पोल रिगिंग, फेक वोटिंग ये सब का मामला चल रहा था तो चुनाव आयोग ने सोचा कि आखिर इसे रोकें कैसे।
तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडेलिएबल इंक हैमिट स्याही है, ये कभी भी दाहिने हाथ में नहीं लगाया जाता, ये हमेशा लेफ्ट हैंड में ही लगाते हैं मतदान वाले कर्मी। और ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये क्या होता है, जो सन में थोड़ा बहुत अल्ट्रा वायलेट रे होता है उससे मिल के ये क्या होता है, इनडिलिएबल हो जाता है, अमिट अमिट छाप बना देता है स्किन पे। और ये तब तक नहीं हटता जब तक कोई नया स्किन उसके जगह पे ना आ जाए। तो सोच लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ईवीएम में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं। तो एक ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट डाले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों का वोट पड़ सकता है। तो एक ईवीएम में अधिकतम 64 का वोट पड़ सकता है। लेकिन 2013 के बाद ईवीएम में कुछ और सुधार हुआ और कुल करीब 384 लोगों का वोट डाला जा सकता है, इंक्लूडिंग नोटा। ठीक है, नोटा जान ही रहे होंगे आप लोग कि नन ऑफ दी अबव अगर कोई मारता है तो उसको नोटा बोलते हैं ना, कि कोई कैंडिडेट हमको पसंद नहीं है तो नोटा। एक ईवीएम वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल किस विधानसभा में हुआ, वीवीपैट का। तो वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल नॉक्सेन, जो नागालैंड है, नागालैंड के एक विधानसभा क्षेत्र है, एसटी के लिए रिजर्व है, SC या ST के लिए, वो नॉक्सेन है उसका नाम, वहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए। हाँ, तो उसे 10 प्रस्तावक चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि ये सब चुनाव, जैसे हम लोग चुनाव में आते हैं तो इन बातों पे चर्चा होती है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। ठीक है, अब एक डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित देख लेते हैं। अगर किसी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और कम से कम कितने साल से अधिक का कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। तो कितना चाहिए, 2 साल। अगर किसी को सज़ा न्यायालय 2 साल का सज़ा कर दिया तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जमानत की राशि क्या है। तो जनरल के लिए 25,000 है और SC ST के उम्मीदवार के लिए 12,500 है, जस्ट बिल्कुल आधा। फिर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जमानत का राशि कितना है, तो ये है 10,000 और SC ST के उम्मीदवार के लिए 5,000 है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग में अगर किसी को पंजीकरण कराना हो, हाँ, दल के रूप में, तो पंजीकरण फॉर्म के साथ कितनी राशि जमा करनी होगी। तो आपको 10,000 रुपये की राशि जमा करना होगा, 10,000 रुपये, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, वोट का अधिकार किस किस प्रकार का अधिकार है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात की कि वोट देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं। ठीक है, अब तक के 3 परिसीमन आयोगों का गठन हुआ था, वो कौन कौन साल हुआ था, 1952, 1963, 1973, 3 परिसीमन आयोग। अब फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंतिम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अंतिम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह थे। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव सवाल सब पसंद आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अंतिम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस कुलदीप सिंह थे। उसके बाद है चुनाव प्रचार के अधिकतम सीमा, चुनाव प्रचार के खर्च की अधिकतम सीमा क्या है। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, लेकिन मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 40 लाख है ना, 40 लाख रुपया है बड़े से 70 लाख तक ये है बड़े राज्य के लिए। और जो छोटे राज्य हैं उसमें है 22 लाख से 54 लाख रुपया तक। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के हिसाब से ये रूल बनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आम तौर पे चुनाव आयोग द्वारा कितने प्रकार के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किया जाता है। तो हम लोग तो जनरल जानते हैं कि एक पर्यवेक्षक होता है, लेकिन 2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है, एक जनरल ऑब्जर्वर होता है, सामान्य पर्यवेक्षक, और एक एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, जनरल वाले तो नज़र पड़ते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन चेकिंग वेकिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं इनको सिर्फ कैंडिडेट लोग देख पाते हैं। तो ये रहा हमारा MCQ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब